लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो प्रत्याशी हमारे द्वारा यहाँ की सेवा के लिए मैदान में उतारा गया है, वो बहुत कर्मठ, ईमानदार और संघर्षशील नौजवान। वो क्षमता रखता है लड़ने की, वो क्षमता रखता है गरीबों की हक की आवाज उठाने की, और वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। जब वो एमसीडी के दफ्तर में जाके बैठेगा तो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। वो किसी भी कीमत पे आपको निराश नहीं होने देगा, क्योंकि वो वोट की ताकत को समझता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं अपनी बात शुरू करते हुए कि करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, ये उनका देश है। और उन्होंने तमाम तरह की गैर बराबरी और भेदभाव को मिटाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। प्रयास ये था कि एक समता मूलक समाज बने, ऐसा समाज जिसमें गैर बराबरी ना हो, ऐसा समाज जिसमें जाति धर्म के ऊपर शोषण ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिख के अधिकार दिया। कैसा अधिकार? कि एक गरीब का बच्चा भी जो है वो एमसीडी में, विधानसभा में, लोकसभा में एमपी, एमएलए, विधायक बन के जो है जाए और अपने लोगों की सेवा करे। ये लड़ाई सेवक से शासक बनने की लड़ाई, जहां छल द्वारा एक बड़े समाज को सेवक बनाया गया, आज वो समाज संविधान से जो ताकत मिली है उसके बदौलत वो शासक बनना चाहता है, और शासक बनकर वो चाहता है अपनी आवाज उठाना। हम लोग कभी नहीं आए वोट मांगने के लिए यहाँ, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं यहाँ तमाम धर्म और मजहब के लोग हैं, और इस मंच में तमाम तरह के फूल हैं। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, दलित भी है, पिछड़े भी हैं, सब लोग। ये जो व्यवस्था और ये जो हालात आज आपकी है, इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन पे आपने भरोसा किया और आपको उनको वोट दिया। हम लोगों ने जब से मैदान संभाला, हमने एकता की बात की और हमने एकता की मिसाल पेश की। और मैं याद दिला देना चाहता हूं, याद करो वो दिन, आज 24 तारीख है, 24 फरवरी। यहाँ तमाम तरह के सियासी लोगों ने अपनी हार की बौखलाहट निकालते हुए यहाँ माहौल खराब किया, और ये ताली बजाने का विषय नहीं है, माहौल खराब करके हमारे भाईचारे को बांटने का काम किया। यहाँ तमाम मुस्लिम भाई बैठे हैं, बताइए क्या कंधे से कंधा मिला के आपके सहयोग में खड़े हुए, नहीं खड़े हुए दलित समाज के लोग? और जो हमेशा बांटने के लिए दलित समाज को आगे कर दिया जाता था, उस दलित समाज ने तय किया कि हम अपने भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, और मैं आज भी वहीं खड़ा हूं। लेकिन जिन पे आपने भरोसा किया था, याद है, वो अपने घर में पड़े सो रहे थे जब आप तमाम तरह के आंदोलन यहाँ CNPR NRC पे कर रहे थे। आज आपके पास मौका, 28 तारीख को चुनाव, और तमाम दलों के लोग, और एक दल ऐसा है जिसकी नीयत और जिसकी नीति वो गरीबों के पक्ष में है, उनके हित में। और वो दल ऐसा है कि जिस बात को कहता है टंगे की चोट पे करके भी दिखाता है। मेरे आज भी याद है, मैं बुरा ना कहते हुए सच बताने का काम करता हूं। जब यहां कोरोना काल स्टार्ट हुआ तो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि हर कोरोना वॉरियर्स को हम 1 करोड़ रुपए देंगे और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बताओ, जो दलित समाज के लोग जो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, उनके इतने लोग मेरे, बताओ मुख्यमंत्री तुम्हें 1 पैसा देने का काम किया है? नहीं किया, नहीं किया। ये भेदभाव कब तक? हमारी वोट लेके मुख्यमंत्री बनते हो, हमारे निशान को अपना निशान बताते हो, और जब हम तुम्हारा मतलब निकल जाता है, हमारे लोगों के अधिकारों के मामले में चुप्पी थाम लेते हो। अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम किसी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे। और ये दिल्ली याद रखे, ये दिल्ली हमारे लोगों से भरी पड़ी है। कोई गली जाके देखो, यहाँ बहुजन समाज के तमाम लोग रहते हैं, और हिस्सेदारी क्या है उनकी? वो अपने हक की बात नहीं कर सकते हैं। ये मुझे बताया गया कि ये पानी पीने को मजबूर है हम लोग।
क्या संविधान ने जो ताकत दी और गैर बराबरी दूर की और तमाम तरह के अधिकार हर नागरिक को दिए, क्या आज भी वंचित वर्ग के लोग ये पानी पिएंगे? नहीं। मुख्यमंत्री क्या समझते हैं खुद को? हम जानवर हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं, हम गाजर मूली हैं, हम पढ़े लिखे बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम अपने हक लेना जानते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं एमसीडी से और हम ऐसा साफ पानी देंगे अपने लोगों को, और सिर्फ पानी नहीं देंगे, उनके हक की जो तमाम लड़ाई। और मैं जब रास्ते में आया, मैं आपसे बिल्कुल दिल की बात कर रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चों को हमारे लोग लेके आते थे मेरे पास, उनका फोटो खिंचवाइए। मुझे उनके फोटो की नहीं, मुझे उनके भविष्य की चिंता है कि उनका भविष्य कैसा होगा। जिस तरह की नफरत की आंधी इन लोगों ने चलाई है, उनका भविष्य ऐसा होगा या उनका भविष्य वैसा होगा जैसा बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। संविधान में प्रत्येक नागरिक को बराबर के अधिकार है। जो गैर बराबरी करेगा उसको सजा मिलेगी। क्या गैर बराबरी खत्म हुई? नहीं हुई। कब तक हम लोग ठगे जाते रहेंगे? जब हम लोग रोटी खाते हैं और हमें बुद्धि है कि हम अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गलती यह है कि हम आज तक दूसरों के भरोसे, हमें लगता है कि दूसरों के साथ खड़े होकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि 40 करोड़ दलित समाज के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, 40 लाख, उनके साथ मिलकर लोग आने वाले कल में राजनीति करेंगे। ये ताकत जो है दलित समाज की एकता से हम लोग पैदा करेंगे। और जिस दिन मेरा दलित समाज यहाँ तैयार हो जाएगा, ये मंच पर बैठा वो जो तड़प रहा है, जो परेशान है, जिसको सताया गया है, वो मेरा मुस्लिम भाई उसका हाथ पकड़ लेगा। मैं गारंटी देता हूं कि यहां कमजोरों का राज आएगा। आप याद तो करो कि आपको सताया किसने? क्या पिछड़े वर्ग के लोगों ने आपको ने सताया? सताया इन सरकारों ने। ये हमारी एकता को तोड़ते हैं बार बार, ये हमारे भाईचारे को तोड़ते हैं। और आप ये बताइए, क्या पड़ोसी से लड़के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? क्या बिना एकता के देश मजबूत हो सकता है? वर्तमान की जो सेंटर की सरकार है, जो तमाम तरह के भाईचारे की बात करती है, जो बात करती है, जो कहती है कि गर्व करो, किस बात का गर्व करें? क्या आज भी हमारी हालात वही है जो 70 साल पहले थी? क्या हम यहाँ सफाई कर्मचारी का काम ही करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या बाबा साहब के संविधान ने हमें अधिकार नहीं दिया कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्लर्क बने, हम जज बने, हम IAS बने, IPS बने और हम नेता बने, इस देश को चलाए? क्या इतना अधिकार बाबा साहब ने हमें नहीं दिया? बाबा साहब ने तो हमें सब कुछ दिया। लेकिन ये जो नेता, जो पैसे वाले नेता चुनाव के समय आपके बीच आते हैं और जब चुनाव खत्म होता है तो वो आपको ढूंढे नहीं मिलते हैं। तो जो लक्ष्य विहीन नेता है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका कोई रास्ता नहीं, जिसके पास नीति नहीं है, वो आपका कोई भला नहीं कर सकता है। अगर आपका कोई भला कर सकता है ना, तो वो आपका अपना व्यक्ति कर सकता है। आपको चुनना पड़ेगा। अगर आप आंख बंद करके वोट देते हैं तो आप अपने बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद करते हैं। आप चाहते हैं देश में खुशहाली आए? बताइए, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो ये ताकत आपको जो है ना, ये आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं करेंगे, अगर योग्य लोग राजनीति नहीं करेंगे तो अयोग्य लोग राजनीति करेंगे, और जो अयोग्य लोग आप पे राज करेंगे। जिनको चाय बेचनी चाहिए थी वो आज सरकार चला रहे हैं, और जिनको पढ़े लिखे लोगों को सरकार चलानी चाहिए थी, और वो लोग रोजगार के लिए परेशान। और सरकार से रोजगार मांगो, सेंटर की सरकार से, तो क्या कहते हैं कि हम पे ठेकेदारी नहीं है। तुम पे ठेकेदारी किस बात की है? सिर्फ हमारे वोट लेने की। 2 करोड़ रोजगार देंगे। जब चुनाव का समय आएगा तो हमारे लोगों के पैर धोएंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा फिर उनको याद दिलाएंगे कि तुम कौन हो। मैं अपने लोगों को कहना चाहता, तुम याद क्यों नहीं रखना चाहते तुम कौन हो? तुम क्यों उनकी बातों में आके अपने वोटों को बर्बाद कर देते हो? देखिए, वोट का अधिकार जो है वो बिकने के लिए नहीं मिला। नौजवान यहाँ जो खड़े हैं, वोट का अधिकार किस लिए मिला है? शासक बनने के लिए, अपनी गुलामी को काटने के लिए।
क्या 70 साल की आजादी में वोट के अधिकार के बाद आपकी गुलामी कटी? क्या आप अपने सपने को जी पा रहे हैं? जो सपने आप घर में पढ़ के देखते हैं, आपके बच्चे, हमारे घर की महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, क्या वो पूरे हो पा रहे हैं? नहीं। क्या हमारे सपने ये हैं कि इन छोटे छोटे घरों में रहे? क्या हमारे सपने ये हैं कि ये तमाम तरह की परेशानियां हमारे लोग झेलें? सरकार ने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किया क्या है बताइए? क्या सरकार ने आपके लिए कोई ऐसी योजना लाई कि आपकी गरीबी दूर हो सके? ये लोग फ्री देने की बात करते हैं और ये फ्री देके आपको मोहताज बना देना चाहते हैं। और वोट कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई चीज आपको फ्री में दे दो और उसके बदले में वोट दे दो। वोट आपको देती है सम्मान, वोट आपको देती है अधिकार, वोट आपका आने वाले कल का फैसला करती है। यहाँ नौजवान जो है वो त्रस्त है रोजगार से, और ये जो नौजवान भीम आर्मी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वो दलित वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, वो कोई भी, अगर संविधान नहीं होगा तो आपकी क्या हालात होगी बताइए? अगर संविधान नहीं होगा तो क्या आपको कोई सम्मान से बिठाएगा बराबर में? अगर वोट का अधिकार आपसे छीन लिया जाए, आपके घर कोई आएगा क्या? आपसे मीठी मीठी बात करेगा क्या? आपके हक की बात करेगा क्या? वो वोट भी लेते और आपके हक की बात भी नहीं करते, सिर्फ आपको धोखा देते हैं। और पढ़े लिखे लोग अगर ज्यादा दिन धोखा खाते रहे तो वो पढ़े लिखे लोग नहीं हो सकते। पढ़े लिखे लोगों को बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए, और सोच समझ के फैसला ऐसे होता, मैं बताता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे आपके बीच वोट मांगने के लिए और बात करेंगे हमारे गुरुओं महापुरुषों की, लेकिन जब हाथरस में हमारी बच्ची को तड़पाया जाएगा, जब उसकी हत्या होगी, जब उसके शरीर को नोचा जाएगा और उसके शव को, जिस बहन को हमने इतने लाड़ प्यार से पाल के तैयार किया, जिसकी कसम भी हम लोग नहीं खाते, जब उसके शव को कचरे की तरह जला दिया जाएगा, तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पंचायत करेंगे और ये कहेंगे कि हम अपराधियों के साथ खड़े हैं। कि कब तक भूलेंगे हमारे लोग? देखिए, जानवर में और इंसान में थोड़ा सा फर्क है। जानवर अपने दिल की बात नहीं कह सकता, इंसान कह सकता है। अगर आपका जमीर जिंदा है, आप अपने लोगों की कदर करते हैं और आप अपने लोगों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो इन मक्कारों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये मक्कार कभी आपके थे नहीं, अगर ये होते तो ये बहुत दिनों सत्ता में है, आपकी जिंदगी बदल गई होती। ये जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने वाले लोग, ये बांटने वाले लोग, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए और हमें अपने लोगों के अधिकार चाहिए, उनकी सुरक्षा चाहिए। और ये सुरक्षा आपको तब मिलेगी जब सत्ता आपके हाथ में होगी। ये एमसीडी का चुनाव 1 साल का चुनाव होगा, लगभग कितने दिन का चुनाव है? 10 महीने का, 10-11 महीने का। आपने पुराने लोगों को देखा, क्या 11 महीने का समय जो है हमें मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए बताइए? मिलना चाहिए। और 11 महीने में हम वो करके दिखाएंगे जो लोग 5 साल में नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी नियत ही नहीं थी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये रिजर्व सीट है, हमारे मुस्लिम भाइयों को तो वोट ही देनी है। अगर वो मुझे प्यार देंगे, मुझे सहयोग करेंगे, मैं सूद समेत जो है इसका हिसाब करूंगा, याद रखना मेरी बात। और मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं नहीं, हम हैं सब लोग। ये हमारे नेता हिमांशु वाल्मीकि जी, ये हमारे नेता रविंद्र कुमार भाटी जी, ये हमारे नेता गुलजार सिद्दीकी जी, ये हमारे नेता राजकुमार जी, ये हमारे नेता एडवोकेट शाही साहब, ये हमारे नेता ये खून के रिश्ते वाले मेरे भाई, ये कपिल साहब, ये चावला जी, ये चंद्रा जी, ये कनिष्ठ, ये आफ्ताब, ये हमारी बहन, यहाँ ये दिन रात एक करके हमारी बहनों को समझाने का काम कर रही है। इसको मिलेगा क्या यहाँ से, आप बताइए? इसको मिलेगा कि समाज में एक नई लहर जाएगी कि अब समाज के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनको साथ देने के लिए उनके लोग खड़े हो गए। अब मैं बस ये चाहता हूं कि आप 11 महीने के लिए मुझे सपोर्ट करें, साथ दें, और आपका 11 महीने का साथ दिल्ली में नहीं, दुनिया में एक नया संदेश देगा। और वो संदेश आपने दिया भी है। ये गरीबों की पार्टी, गरीबों के संगठन ने
टाइम्स मैगजीन जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मैगजीन है, उसमें जो 195 देश है दुनिया में, 195 देशों में से 100 नेता चुने गए। उनमें से अगर भारत में से कोई है तो वो आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इसलिए संभव हो पाया, ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वहां की मीडिया पे यहाँ की सरकारों का पहरा नहीं है, समझ रहे हैं? अगर वहां की सरकार या वहां की मीडिया पे पहरा होता तो ये कहते कि इसको मत देना, एक तो दलित समाज का और ऊपर से मोदी का पूर्ण विरोधी, इसको मत देना किसी भी कीमत पे। समझ रहे हो? देखो, मुझे मोदी से नफरत नहीं, मुझे नफरत है उनके कार्यों से। मैं इंसान से नफरत नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानवता से प्रेम करता हूं। मेरे गुरुओं महापुरुषों ने मुझे यही सिखाया। मैं नफरत करता हूं उनकी नीतियों से, और उनकी नीतियां देश हित में नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? सरकारी उपकरण बेच रहे हैं। 1,75,000 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? सरकारी उपकरण बेच के। और उन सरकारी उपकरणों से आपके काम चलते हैं आसानी से। अगर सरकारी बस चलती है तो क्या किराया सस्ता नहीं है? क्या आपको सीमित पैसे में संसाधन नहीं मिलते हैं क्या? आप ये बताओ, सरकारी हॉस्पिटल में जोर दबाव नहीं है क्या इलाज करवाने के लिए? प्राइवेट में कोई गरीब को घुसने देगा क्या? सरकारी रेल में गरीब और अमीर दोनों सफर नहीं करते हैं क्या? ये जो सरकारी सिस्टम है, ये इसमें जवाबदेही है, इसमें आरक्षण है। सभी लोग जाते हैं और सभी लोग जाके देश की खुशहाली में हिस्सेदारी करते हैं। और चलिए आप उन्हीं डिपार्टमेंट को बेच दीजिए जो घाटे में चल रहे हैं, आप तो उनको बेच रहे हैं जो मुनाफे में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस देश पे कब्जा करना चाहता है। और मैं इस मंच से मोदी जी से कहना चाहता हूं कि कब्जे का उस दिन सोचिए जिस दिन यहां से अम्बेडकरवादी खत्म हो जाएंगे। और अम्बेडकरवादी कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि हम बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वंशज है। और हमें मिली है ताकत 21वीं सदी में राज की। और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी, और जब 21वीं सदी हमारी होगी तो क्या यहाँ कोई भाईचारा टूट पाएगा? नहीं। क्या किसी बहन को असुरक्षा होगी? अभी मैं उन्नाव गया। उन्नाव क्यों गया? एक दिन में 3 बच्ची, किसने दिया अधिकार? हम सब बहन बेटी वाले, हमें सोचना पड़ेगा। वो जो सरकार है वहां, उनको किसने दिया अधिकार कि उनकी सरकारों में ये हो? जो कह रहे हैं हम यहाँ दिल्ली बदल देंगे एमसीडी में आके। तुमने देश बदल दिया हो, तुमने उत्तर प्रदेश बदल दिया हो, हरियाणा बदल दिया हो, किसान सड़कों पे हैं। तुमने देश को लूटने का काम किया। तुम जो है देश के सबसे बड़े गद्दार हो। अब देश उनसे त्राही मांग रहा, आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं सफाई कर्मचारी जो लोग काम करते हैं उनके लिए कहना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में ये प्रोविजन बनाया गया कि जो दैनिक कार्य है वो कभी संविदा पे नहीं होगा, ठेकेदारी पे नहीं होगा। लेकिन जब 40-50 हजार रुपए की तनख्वाह जो है सफाई कर्मचारी परिवार लेने लगा, और उस बाप ने सोचा, जैसे मेरे पिताजी ने सोचा कि नहीं, मैं अपने बच्चे से ये काम नहीं कराऊंगा। अब तो संविधान आ गया, गैर बराबरी दूर हो गई है, मेरे बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। अब मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं उसको इंजीनियर बनाऊंगा, मैं उसको वकील बनाऊंगा, मैं उसको जज बनाऊंगा, मैं उसको आर्मी में भेजूंगा, मैं उसको पुलिस में भेजूंगा, मैं उसको IAS IPS बनाऊंगा। तो जो लोग इनकी सफाई का काम करते थे, इनको लगा कि यार ये तो आज हमारे मालिक बन के बैठ गए हैं, यानी कि जिसे हमने सेवक बना के रखा वो तो आज शासक बन गया है। तो इन्होंने क्या किया, षड्यंत्र से सारा MCD और ठेके, ये जो काम है सफाई कर्मचारी, इन्होंने ठेकों पे कर दिया। क्योंकि आबादी तो ज्यादा है, रोजगार कोई है नहीं। अब 8,000 में भी हमारा आदमी कर रहा, और 8,000 में जो कमाता है, क्या वो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ा सकता है? नहीं। अगर वो पक्का मकान बनाना चाहे तो कितने दिन उसको तैयारी करनी पड़ेगी? अगर उसका बच्चा बीमार हो जाए तो वो उधार मांगता फिरेगा। हमें मजबूर किया गया है कि हम इनके मोहताज बने रहे, हम रोटी की लड़ाई लड़ते रहे। हम सिर्फ रोटी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे भाई, हम इस देश पे राज करेंगे, हम इस देश को चलाएंगे, हम इस देश के लिए नीतियां बनाएंगे। जो लोग फ्री देना चाहते हैं ना, उनको मैं बताना चाहता हूं, वो कुछ नहीं दे रहे आपको फ्री। सरकार कैसे चलती है आपको पता है?
जो गरीब लोग टैक्स देते हैं उसके पैसे से। मुख्यमंत्री अपनी जेब से नहीं देता पैसे। आप एक शर्ट खरीदते हैं ना, आप एक गुब्बारा भी खरीदते हैं, उस पर टैक्स लगता है। नमक के पैकेट पे भी टैक्स लगता है। उस टैक्स से जो है वो टैक्स सरकार को जाता है, सरकार उस पैसे से चलती है। ये जो फ्री देने वाले हैं ना, इनके लिए हमें अपने समाज को तैयार करना पड़ेगा कि हम यहाँ फ्री मांगने के लिए नहीं बैठे। वो दे रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? कौन बड़ा होता है? बड़ा कौन हुआ? मालिक लोकतंत्र में आप हैं, वो है। और मालिक कौन बना अभी? समझ रहे हो? देखिए 7 चीजें गारंटी देता है लोकतंत्र। प्रत्येक नागरिक को रोटी, उसको कपड़ा, उसको मकान, उसको चिकित्सा, उसके लिए शिक्षा, उनकी सुरक्षा और उनके लिए रोजगार। ये 7 चीजें सरकार की गारंटी होती है, सरकार देती है। समझ रहे? और सरकार कह रही है हमको फ्री दे रहे हैं। ये 7 चीजें देने के बाद तब जाके लोग खुशहाल होते हैं। तो सरकार अभी हमें कुछ भी नहीं दे रही है। और हमें देने वाला समाज नहीं, लेने वाला समाज नहीं बनना, देने वाला समाज बनना, क्योंकि वोट की ताकत जो है हमारे पास। तो मैं चाहता हूं कि आप इनके आगे कमजोर ना समझे, आप इनके आगे खुद को ताकतवर समझे, क्योंकि चुनाव से 2 महीने पहले ये तमाम लोग आपके पैर छूते आके। भाई बैठे मेरे पिताजी यहाँ, वो जो पीछे बैठे उधर दल सिंह पहलवान जी, छूते हैं नहीं छूते हमारे पैर? बताओ। हमारे पैर भी धोते हैं और क्या कहते हैं? वोट दे दो। और चुनाव के बाद हमारी खाल तारते हैं। और खाल तो बहुत लंबे समय से हमने तारी है। जब तक संविधान नहीं था तब तक हम खाल तारते थे, और संविधान आने के बाद ये हमारी खाल तार रहे हैं। देखिए बहुत सारी बातें मैं यहां से नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप तैयार हो जाएं। ये तो झांकी है, पिक्चर तो भी बाकी है। पिक्चर दिखाएंगे दिल्ली को 2023 में, 23 में, 22 में अगले साल 22 और 25 22 में दिखाएंगे सेंटर को, और 25 में दिखाएंगे दिल्ली को। और हम बताएंगे कि गरीब लोग जो है शासन करेंगे, गरीब के बच्चे नेता बनेंगे, गरीबों की सरकार आएगी, गरीब अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। वो किसी अमीर के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, वो किसी अमीर की चौखट पे गर्दन नहीं रगड़ेंगे, वो किसी के आगे अपनी आंख नीची नहीं करेंगे, और वो करेंगे तो देश की सेवा और अपने समाज की सेवा। संविधान से पहले क्या मूछें रखने की इजाजत थी? क्या आपको मूछें रखने में आनंद नहीं आता है? क्या आता है? नहीं आता है? और ऐसा मरोड़ने में कितना मजा आता है? इससे ज्यादा मजा आता है जब आप लोग सत्ता में आ जाते हैं। जब कलम की ताकत आपके पास होती है ना, ये मेरी माँ बैठी हुई है, और इसकी सारी परेशानियां मैं एक झटके से काट सकता हूं। मैं बताता हूं सत्ता क्या होती है। सत्ता भगवान नहीं होती, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। इसकी वैल्यू को समझिए, और बिना ताली बजाए मेरी एक बात को बहुत गंभीरता सुनिए। सत्ता क्या नहीं कर सकती पता है? कि सिर्फ मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकती, वरना हो और सारे काम सत्ता कर सकती है। सोचे मैं यहाँ सत्ता में हूँ, और मेरी कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर कहे कि भैया मुझे चाहिए, बताओ मैं उसे दे सकता नहीं दे सकता हूँ? दे सकते हो। ये नौजवान बैठा हमारा भतीजा, तुम पढ़ रहे हो लवीस, तुम्हें रोजगार चाहिए, क्या हम तुम्हें रोजगार दे सकते नहीं दे सकते? जब तुम्हारा सपना हम एक कलम से पूरा कर सकते हैं तो तुम लोग सत्ता में क्यों नहीं आना चाहते? बताओ। तुम लोग सत्ता में आ सकते हो क्योंकि जैसा मैंने कहा, कितनी आबादी है यहाँ दलित समाज की?